सेल वाला चैप्टर शुरू करेंगे अपन आज, है ना। और उससे पहले आप जान लें कि आपको क्या क्या करना है रोज। तो एक तो एनसीईआरटी रोज लेके आनी है आपको, है ना। हिंदी की एनसीईआरटी में वैसे तो काफी करेक्शन है, पर अगर आपको फिर पढ़ना है तो ऑप्शन नहीं है उसके अलावा दूसरा कोई। क्योंकि इंग्लिश की एनसीईआरटी अगर कोई बच्चा समझ सकता है तो वो इंग्लिश की एनसीईआरटी पढ़े, और जो नहीं समझ सकता है वो हिंदी की एनसीईआरटी ही पढ़े। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एनसीईआरटी के अलावा जो भी जरूरत पड़ेगी वो आपको यहीं से मिलेगा। आपको जो रोज पढ़ाया जाएगा वो रोज आपको घर जाके पढ़ना है, बस इतना सा करना है। और अगले दिन जब आप आओगे, जैसे आज जब मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, तो मंडे को जब आप आओगे तो मैं उस पर 5 क्वेश्चन दूंगा। ऐसा रोज होगा। जल्दी आओ, जल्दी आओ। और भी बच्चे हैं बाहर। क्लास में आने और क्लास से जाने के लिए आपको परमिशन नहीं लेनी है। आपको क्लास से अगर बाहर जाना है तो चुपचाप उठ के बाहर चले जाओ। आना है तो गेट खोला और अंदर आ गए, ठीक है ना। उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। आप आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, उससे क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है ना। जैसे मान लो आपको वॉशरूम के लिए जाना है तो उठो और चले जाओ। समझ रहे हो आप। अब एनसीईआरटी के बाद जैसा मैंने बताया कि रोज आपको मैंने जो दिया है वो पढ़ के आना है, और मैं आपको रोज 5 क्वेश्चन लिखवाऊंगा। वो जो 5 क्वेश्चन होंगे उसके अलावा देखो आपके पास मॉड्यूल है ना, और ईएलपीज भी आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा वो 5 क्वेश्चन होंगे जो कि अभी जो नीट का पेपर आया है उसमें एनालिटिकल सवाल भी थे। एनालिटिकल सवाल समझते हो? एनालिटिकल सवाल समझते हो, जिनको हिंदी में तो विश्लेषणात्मक क्वेश्चन कहा जाता है ना। मतलब जिसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़े, सोचना पड़े कि यार ऐसा होता है या नहीं होता। जैसे एक सवाल आया था कि जो अंजीर है वो एक मांसाहारी फल है। अब ये एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा हुआ है, तो ये एनालिटिकल ही हुआ ना। अब उस समय आपको सोचना था कि है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। समझ रहे हो। तो एनालिटिकल सवाल भी ये एक सवाल था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आगे भी पूछे जा सकते हैं। मतलब ये पैटर्न जो है वो कोविड-19 से पहले का है। तो हमारे लिए इसमें कुछ भी नया नहीं है, तो तुम्हारे लिए नया है। क्योंकि कोविड-19 से पहले जब एम्स का एग्जाम हुआ करता था तब ऐसे ही पेपर आया करते थे। बस ये है कि उसमें लिमिटेड नंबर था। एम्स वाले पेपर में फिक्स था कि 10,000 आएंगे तो 10 ही आएंगे। अब कोई फिक्स नहीं है। 10 की बजाय 20 भी यार आ सकते हैं। मैच द फॉलोइंग ज्यादा आ सकते हैं, है ना। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं जो पेपर को लेंदी बना सकते हैं। अब इसके लिए भी आप प्रैक्टिस नहीं करते थे। ऐसे कितने बच्चे हैं जो जस्ट 12th पास करके आए हैं? हाथ खड़ा करें। जस्ट अभी 12th पास करके आए हैं, बस एक बार भी तैयारी नहीं की जिन्होंने। ठीक। और जिन्होंने लास्ट ईयर तैयारी की थी वो कितने हैं? ठीक है, वो ज्यादा है। हाँ, तो दोनों के लिए सेम बातें हैं। दोनों को एनसीईआरटी लानी है, दोनों को रोज पढ़ के आना है, दोनों को वो 5 क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे, है ना। जो नए बच्चे हैं उनको अगर कहीं समस्या आती है तो वो टीचर से संपर्क करें। हमसे जितना कनेक्टेड रहोगे उतना हम तुम्हें जान पाएंगे। हमसे जितना दूर जाओगे सिलेक्शन से उतना ही दूर चले जाओगे। तो हमारे पास रहोगे तो फायदा रहेगा। पास रहने का मतलब ये नहीं कि पीछे पीछे घूमते रहो। अजी, पास रहने का मतलब ये कि आपको हमसे बात करनी है, पूछना है कि सर ये दिक्कत है। बहुत सारे हिंदी मीडियम के ज्यादातर बच्चों के साथ ये दिक्कत रहती है कि वो डाउट नहीं पूछते हैं। शर्म आती है कि सर पता नहीं क्या सोचेंगे। नहीं फर्क पड़ता, है ना। लड़कियां विशेषकर इस आदत को सुधार लें। वैसे लास्ट ईयर जो थे उनको पता है कि तुम्हारी आदत बदल जाएगी, है ना। क्योंकि मेरी आदत है मैं क्लास में खड़ा करके पूछता हूँ। तो आपका इंटरेक्शन, अब मुझे जब लगेगा ना कि इसको ज्यादा शर्म आती है उसको मैं ज्यादा पूछूंगा, उसको मैं बार बार खड़ा करके आगे बुलाऊंगा। तो 2-4 दिन में वो हो जाएगा ना फिर मेरे जैसा ही कि हाँ ठीक है अब आदत हो गई है। उसको वो आदत बननी चाहिए। हर टीचर के साथ आपको आप अगर नहीं हो पाओगे तो आप डाउट नहीं पूछ पाओगे। फिर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा झिझक जाओगे कि यार पूछूं या नहीं पूछूं। और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नॉर्मल है चीजें हैं तो पूछ लेते हैं। तो पूछ लेना चाहिए।
है ना, क्योंकि अब जो पेपर आने वाला है अपने को उसी पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी भी करनी है, और हमने जो प्लान किया है वो उसी के अकॉर्डिंग किया है। जैसा लास्ट ईयर वाले बच्चे करते थे वैसा अब आप नहीं कर पाओगे। ना तो अब 4 क्लास में से ना तो अब कोई एक क्लास खाली जाएगी, अभी एक खाली इसलिए जा रही है क्योंकि अभी जो कुछ नए बच्चे आ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा स्लो चल रहे हैं कि वो जो आ रहे हैं वो आ जाएं ताकि अपन फिर स्पीड पकड़े। जब 4 क्लास हो जाएंगी ना तो 28 फरवरी तक एक क्लास खाली जाएगी, इमरजेंसी केस ना हो उसके अलावा, और ना हम तुम्हें जाने देंगे। आप जब यहां से नीचे जाएंगे और मान लो कि क्लास चल रही है और आप घर जाना चाहते हैं तो आपको घर पे बात करवानी होगी, उससे पहले आप घर नहीं जा सकते। आप बीच में क्लास छोड़ के कहीं बाहर जाके भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि बाहर भी हमारे आदमी बैठा होगा, वो आपसे पूछेगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। आपकी क्लास चल रही है तो आपको क्लास में ही रहना होगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार हमें तुमने आजादी दी थी तो तुमने उसका खूब फायदा उठाया था। लेकिन अब जो पेपर अगर आपको नीट क्रैक करना है तो उसके लिए आपको इन रेस्ट्रिक्शंस में रहना होगा। फायदा तुम्हारा है, क्योंकि वो जो पढ़ा था अब केवल वो पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब कंटेंट बढ़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे, पेपर का टफनेस लेवल भी बढ़ेगा। मैं पहले बता देता हूं, एक भी पेपर इजी नहीं आएगा। जितने पेपर बनेंगे सब टफ आएंगे। नंबर कम आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कम आने दो, कितने कम आएंगे, ज्यादा से ज्यादा कम ही आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नीट में भी कम ही आएंगे। पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ कम ही जाएगी ना। बात समझ पा रहे हो क्या? तो पेपर का लेवल टफ रहेगा। कब टफ आएगा, कब फिजिक्स टफ आएगा, कब केमिस्ट्री आएगा, कब बायो आएगा, ये तुम्हें नहीं पता चलेगा, ये हम डिसाइड करेंगे। किसी पेपर में फिजिक्स टफ दे देंगे तो किसी में बायो टफ दे देंगे, किसी में फिजिक्स लेंदी दे देंगे, किसी में केमिस्ट्री लेंदी दे देंगे, और किसी में तीनों ही लेंदी दे देंगे। करोगे तभी आदत पड़ेगी कि यार तीनों ही लेंदी आ गए, अब इसमें भी मुझे अगर करना है तो मैं कैसे करूं। समझ रहे हो बात को आप? अब ये पेपर टफ नहीं था। अगर तुम तरीके से करते जो बच्चे लास्ट ईयर पढ़े थे, पेपर कैसे, पहले पेपर को अगर जान लेते तो शायद सिलेक्शन हो जाता। पहले बायो आराम से करते, जो जो आ रहे थे, केमिस्ट्री में जो जो आ रहे थे वो आराम से करते, फिजिक्स में दो चार कुछ भी जो हो रहे थे वो कर लेते, सिलेक्शन हो जाता। इतने ही नंबर लाने थे बस, इतने नंबर में सिलेक्शन हो जाता। पर हुआ क्या, पेपर देखते ही तुम घबरा गए। बायो में 30 मिनट में हो जाती है, बायो में लग गया 1 घंटा। अब बायो में 1 घंटा लग गया यार, अब आगे क्या करे, घबरा गए बच्चे। तो वो घबराहट तुम्हारी यहीं दूर हो जाएगी, जितना घबराना होगा यहीं घबरा लेना। समझ रहे हो मेरी बात? तो पेपर इजी नहीं बनेंगे, पेपर टफ बनेंगे। उसके लिए आप पहले से तैयार रहे, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो रोज घर जाके पढ़ें। उस पे 5 या 5 से ज्यादा, कभी 5 होंगे कभी 5 से ज्यादा भी होंगे, जो क्वेश्चन है मैं वो रोज आपके लिए बना के लाऊंगा। वो आपको क्लास में लिखवाए जाएंगे, है ना, मतलब लिख के नहीं लाऊंगा, तुम्हें लिखवाएंगे, आपको क्लास में ही वो अटेम्प्ट करने हैं। कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी अगर मुझे करवाना होगा तो मैं वो उन्हीं क्वेश्चन की फॉर्म में तुम्हें दूंगा। जैसे साइंटिस्ट का कोई नाम हो गया जो आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछा जा सकता हो तो वो बताएंगे। उसके अलावा कोई मान लो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड चीज है जो आ सकती है, तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में कवर करती है तो वो भी बताई जाएगी, और उससे रिलेटेड सवाल भी करवाए जाएंगे। इतना करना, आपको सिंपल तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। देखो जितना टफ एग्जाम है कंपटीशन, आपके लिए नीट क्रैक करना उतना आसान है। एग्जाम टफ होगा तो तुम्हारे लिए आसान होगा। अगर तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो, 700 नंबर आ रहे हैं तुम्हारे, फिर भी नीट के पेपर में 600 प्लस नंबर या 650 प्लस नंबर लाना आसान नहीं था। लेकिन अब अगर कट ऑफ 500 रह रहा है तो 500 नंबर लाना आसान है, 500 नंबर लाए जा सकते हैं। तुम्हें सब कुछ आता हो उसके बाद भी 650 की गारंटी नहीं है, वहां गलतियां हो जाती है, दो चार गलतियां हुई और हो गया काम। लेकिन 500 नंबर दो चार गलतियों के बाद भी लाए जा सकते हैं। तो इसलिए जितना टफ पेपर होगा सिलेक्शन उतना आसान होता जाएगा। तरीका ये सीखना है कि करना कैसे है। जैसे अभी श्योर सक्सेस प्रोग्राम लॉन्च किया ना, 50% फीस वापस की गारंटी ली हम लोगों ने। तो सोचो तुम्हें कितने बच्चों ने लिया है, वो किसने लिया तुम में से? हाँ, तो तुम्हें लगता है हम तुम्हें वापस देंगे? है, तुम्हारे 500 से ऊपर नंबर आएंगे, आएंगे, इसलिए तो कह रहा हूं ना वापस नहीं देंगे, आएंगे। और ऐसा होगा ही नहीं कि नहीं आएंगे। अगर तुम 90% क्लास अटेंड करोगे और 90% टेस्ट दोगे, हम जैसे चल रहे हैं वैसे अगर तुम चलोगे, तुम्हें ब्लाइंड फेथ करना होगा कि जो ये कह रहे हैं वही सही है, वैसे ही करता रहता हूं,
तुमने जो करना था वो करके देख लिया, आ जाओ बेटा, तुम्हें अपनी तरफ से जो करना था वो तुमने करके देख लिया, एक बार हमारी मान लो, हम जैसे कहते हैं वैसे करके देख लो, वो रिजल्ट नहीं आए तो हमें कहना कि सर देखो आपने कहा था वैसे किया, पूरे साल रिजल्ट नहीं आया। संभव नहीं है ये, रिजल्ट आएगा ही आएगा। आप लास्ट ईयर नहीं थे ना बेटा ब्लैक टी शर्ट में, आपके आगे, आप पीछे भी आप भी तो थे, कहां थे फिर आप? ऑनलाइन थे? नहीं, आप ऑफलाइन पढ़े हुए हो मुझसे। अच्छा, 2 दिन पहले मिला था। आप लास्ट ईयर थे बेटा ना, आप भी थे। कितने नंबर आए आपके लास्ट ईयर? मास्टर प्रो बनने वाले खड़े हो जाओ, आपके कितने नंबर आए? 320। बैठो, हाँ बैठो, हाँ 402, 300 प्लस, बैठो 325, 80, 410, 416, बैठो। ये बुरा नहीं है स्कोर इस पेपर में, 400 नंबर आ रहे हैं तो तुम सिलेक्शन के बहुत पास थे। अगर तुम घबराए नहीं होते तो तुम आराम से 20-25 क्वेश्चन और कर सकते थे। बायो का पेपर लेंदी आ गया, अपने को तैयारी अब उसी हिसाब से करनी है, समझ रहे हो ना, बात एक ही है बस। उसके लिए आपको तैयार रहना है कि पेपर चाहे टफ आ जाए चाहे इजी आ जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी दे देना है ना। समझ गए बात को? तो देखो, सबसे पहला जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सेल, यानी कि कोशिका। ये चैप्टर बहुत आसान है, छोटा सा है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इसे बहुत डिफिकल्ट बना दूंगा। ये बच्चों को आसान लगता है कि सेल वाला चैप्टर तो आसान ही है, नहीं आसान। इससे भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जा सकते हैं और तुमसे पूछे भी जाएंगे, माइनर होगा तब, है ना। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, इससे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में। एक तो सेल, सेल के बाद अपन सेल डिवीजन पढ़ेंगे, तो 8वां और 10वां चैप्टर जो अपन साथ में पढ़ेंगे, इनसे करीब 8 या 10 सवाल आते हैं हर बार, और मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि इनसे आसान सवाल आते हैं। डिवीजन वाले से बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और वो अपन पढ़ेंगे भी, पर इस चैप्टर से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बने, फिर भी बनाए जा सकते हैं, एनालिटिकल सवाल बनाए जा सकते हैं, है ना। तो वो अपन कोशिश करेंगे। ये जैसे मैंने सेल लिखा, इतनी इंग्लिश चलेगी? चलेगी ना सभी बच्चों को? किसी को दिक्कत हो बता दो, इंग्लिश में कहीं दिक्कत आए मुझे बता देना। उससे टर्मिनो, कई बार देखो क्या होता है, इंग्लिश से ज्यादा टफ लैंग्वेज हिंदी है। कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को हिंदी में समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब ये नहीं समझ आता कि कहना क्या चाह रहा है, और उसी को अगर आप इंग्लिश में पढ़ो तो आसानी से समझ भी आ जाती है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप इंग्लिश सीखो, टर्मिनोलॉजी जो है, थोड़ा इधर आ जाओ आप, टर्मिनोलॉजी का मतलब मेन मेन वर्ड जो है बायो के, वो आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए, उससे समझना और आसान होगा। जैसे मान लो कुछ समझ में नहीं आया तो उधर देख लिया तो आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, सेल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले सेल की बात करें तो सेल की खोज की अगर अपन बात करते हैं तो सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब की थी? रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज कहां की थी? कॉर्क सेल्स में। कहां की थी? अब ये कॉर्क क्या होता है? कॉर्क क्या होता है? सेल वॉल में नहीं, जैसे ये पेड़ का तना है, क्या है बेटा ये? पेड़ का तना। अब इस तने में जब आप देखते हो बाहर की तरफ ये जो छाल पाई जाती है ना, अरे बोलो हाँ कि ना। अब केवल ये जो छाल है ये कॉर्क नहीं है, इसके लिए तो बार्क वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? बार्क, जिसको हम बोलते हैं पेड़ की छाल। आपने एक नाम सुना होगा, संवहन एधा। क्या नाम सुना होगा? वेस्कुलर कैम्बियम, सुना है? उसके बाहर का जितना भी क्षेत्र है उस सारे को मिलकर क्या कहा जाता है? कॉर्क। क्या कहा जाता है उससे मिलकर? जैसे आप देखते हो कि जो बोटल्स होती हैं, ग्लास की बोटल्स, उसमें कुछ में कॉर्क का ढक्कन बना हुआ आता है, वुडन, है ना, वो कॉर्क होता है। तो उसमें मृत कोशिकाओं को देखा था किन्होंने? रॉबर्ट हुक ने। और उस समय रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने एक बुक भी लिखी थी। इन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नाम था
माइक्रोग्राफिया, बुक का क्या नाम था? अब इसे इंग्लिश में याद रखना है, माइक्रोग्राफिया, रॉबर्ट हुक ने लिखी थी। अब इसी के साथ बात करें जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज की अगर बात करें तो देखो, जब रॉबर्ट हुक थे तब जो माइक्रोस्कोप थे वो बहुत ही निम्न स्तरीय थे, लेकिन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, कौन, इन्होंने क्या देखा कि वाटर में कोई एक पर्टिकुलर चीज है जो मूवमेंट कर रही है। क्या कर रही है? मैग्नीफाइड ग्लास देखा है? मैग्नीफाइड ग्लास, अरे यूं पकड़ने का आता है और फिर उस पर गोल सा बना हुआ होता है। बचपन में चप्पल जलाई होगी उससे, या कागज जलाया होगा, है ना, उसको पॉइंट करके जलाते थे ना, वो मैग्नीफाइड ग्लास। मैग्नीफाइड ग्लास की हेल्प से उन्होंने वाटर में किसी चीज को मूवमेंट करते हुए देखा, और उसे उन्होंने नाम दिया था एनिमेक्यूल। क्या नाम दिया था? एनिमेक्यूल। और वही क्या था एक्चुअल में? जीवित कोशिका थी। क्या थी बेटा वो? तो आपको ये याद रखना है बस, वो मैंने आपको बताई है कि इन्होंने एक्चुअल में खोज कैसे की थी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। समझ गए? अब बात ये आती है कि कोशिका वास्तव में होती क्या है, क्या है कोशिका, कैसे कोशिका की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में अपने को बात करनी है। तो सबसे पहले कोशिका क्या है बताओ? व्हाट इज सेल? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, किसी भी जीव की या जीवन की आधारभूत इकाई। किसकी? जीव कह दो या जीवन, जीवन की आधारभूत इकाई। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बच्चों, आपने कहा कि कोशिका जो है वो जीवन की आधारभूत इकाई है, बोलो है या ना? है ना? क्यों? अब यही मान लो कथन आ गया और इसके नीचे कारण देना आपको, तो इसका कारण क्या होगा? कथन और कारण वाले क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही करने हैं। कथन पढ़ लिया, अरे बोलो, अब कारण लिखा ही नहीं है, सोचो कि क्या हो सकता है इसका कारण। हाँ, कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है। कोशिका से कम कुछ भी जीवित नहीं हो सकता, एनसीईआरटी की लाइन है। कोशिका से कम कुछ भी क्या नहीं हो सकता? तो इसका मतलब कोशिका ही जीवन की क्या है? उससे नीचे कुछ भी नहीं है। अब समझ गए मेरी बात इतनी? तो जीवन की आधारभूत इकाई है, और कोशिका से कम, कोशिका से कम, अच्छा कोशिका से कम क्या? जैसे कोशिकांग, जैसे सेल से माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाल लिया, क्या वो एग्जिस्ट करेगा? बोलो, मतलब जैसे वो काम करता है क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। क्लोरोप्लास्ट करेगा? नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, किसी का मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा। तो जब तक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है तब तक जीवित नहीं है। और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए कम से कम क्या होनी चाहिए? एक कोशिका। इसलिए कोशिका जीवन की क्या है? कोशिका से कम कुछ भी जीवित नहीं है। इसलिए कोशिका किसकी इकाई है बोलो? जीवन की आधारभूत इकाई है। अब बात यह आती है कि ये जो कोशिका है ये दो प्रकार की होती है, मतलब जीव दो प्रकार के होते हैं, कोशिका तो क्या, कोशिकाएं तो कई प्रकार की होती हैं। जीव जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक जीव होते हैं एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, और दूसरे होते हैं बोलो बहुकोशिकीय। ये तो समझते हो ना? एक कोशिकीय जीव जैसे, उदाहरण दो। एक कोशिकीय जीव, मैं देखो क्या लिखता हूं, इधर देखना ध्यान से। मोनेरा, मोनेरा जगत में जो जो आते हैं सब कैसे हैं बोलो? एक कोशिकीय। अरे बोलो हाँ कि ना? और बोलो प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा में भी जो सब आते हैं वो कैसे हैं? एक कोशिकीय।
क्या फंजाई में भी होते हैं? हाँ, कवक भी होते हैं। नाम बता दो जरा। यीस्ट। क्या पादपों में भी होते हैं? क्या एक कोशिकीय पादप भी होते हैं? अरे बोलो, एक कोशिकीय पादप होते हैं या नहीं होते? होते हैं या नहीं होते? कुछ आइडिया है कि पादप एक कोशिकीय हो सकता है नहीं हो सकता? पादपों में कौन कौन आते हैं? शैवाल? अरे शैवाल आते हैं कि नहीं आते? तो फिर शैवाल एक कोशिकीय हो सकता है कि नहीं हो सकता? पर अगर वो एक कोशिकीय है तो उसे किसमें रख दिया? प्रोटिस्टा में। कहां रख दिया? ऐसे ही जंतु, क्या एक कोशिकीय जंतु होते हैं? हाँ होते तो हैं, पर जो एक कोशिकीय जंतु हैं वो कहां जाते हैं? प्रोटिस्टा में आ जाते हैं, क्योंकि वो एक कोशिकीय हैं, इसलिए उन्हें कहां रख देते हैं? तो इसलिए पादप और जंतु को काट देते हैं, क्योंकि जो एक कोशिकीय जंतु और एक कोशिकीय पादप हैं उन्हें हमने कहां रख दिया बोलो? प्रोटिस्टा में। कहां रख दिया? अब इसमें कौन आते हैं बोलो? पादप तथा जंतु। बहुकोशिकीय में मुख्यतया पादप, कवक भी आते हैं, पर मुख्यतया पादप तथा जंतु, ये बहुकोशिकीय जीव है। बात ये आती है कि यो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, एक कोशिकीय जीव पहला स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। क्या रखते हैं? इसका मतलब, इसको समझो, स्वतंत्र अस्तित्व रखने का मतलब क्या है? स्वतंत्र अस्तित्व रखने का मतलब क्या है? किसी और पे निर्भर नहीं करते। जैसे ये एक जीवाणु है, क्या है बेटा? एक, इसके अंदर ये, इसका मान लो ये डीएनए है, तो क्या ये सरवाइव कर सकता है, जीवित रह सकता है, या ये और जीवाणु करेगा? अरे बोलो ना, जीवित रह सकता है ना, आराम से रहेगा। लेकिन जैसे बच्चों, ये मान लो यहां पर कोई एक वायरस है, क्या है? वायरस में ये क्या होता है? प्रोटीन का कवच, और उसके अंदर क्या होता है? डीएनए या आरएनए? डीएनए होता है या आरएनए होता है? दोनों। डीएनए भी हो सकता है, और पर एक टाइम पर एक ही होगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो वायरस में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डीएनए भी होता है, और पर जिसमें डीएनए है उसमें डीएनए ही होगा, तो कुछ में आरएनए भी होता है, जैसे एचआईवी आरएनए वायरस है। पर जो जीवाणु भोजी होते हैं, कौन? ये क्या होते हैं? वायरस, जो किस पे, किसको संक्रमित करते हैं? जीवाणुओं को। जीवाणु भोजी, नाम क्या कह रहे हैं? जीवाणु पर निर्भर करने वाला। समझ रहे हो बात को? अब बताओ, क्या इसमें यहां कोशिका द्रव्य पाया जाता है? अरे विषाणु में थोड़ी कोशिका द्रव्य होता है। वायरस मृत होता है या जीवित होता है? ये तो मृत है ना, कोशिका से बाहर है, तो इसमें कोशिका द्रव्य कैसे हो सकता है? कोशिका द्रव्य नहीं हो। अब ये जब किसी कोशिका के अंदर जाएगा तब वहां अपना गुणन करेगा, तब इसे आप क्या कहोगे? जीवित। पर अभी तो ये मृत है, तो इसका मतलब स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये किसी पे क्या कर रहा है बेटा? निर्भर कर रहा है, और इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो एक कोशिका क्या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है? बोलो। बिल्कुल, स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, तभी वो कोशिका है। एक कोशिका से कम अगर कुछ भी है तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा। चाहे वो केंद्रक हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो हरित लवक हो, चाहे वो राइबोसोम हो, कुछ भी हो, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा। दूसरा, जीवन के सभी आवश्यक कार्य, जीवन के सभी आवश्यक कार्य संपन्न करती है, संपन्न करते हैं, संपन्न करने में सक्षम, ऐसे लिखो, संपन्न करने में सक्षम। जीवन के आवश्यक कार्य क्या होते हैं? जैसे अगर जीवाणु है तो उसे श्वसन करना है, या एक शब्द में कहूं तो उपापचय। क्या?
मेटाबॉलिक रिएक्शन सब आ गया उसमें, डाइजेशन भी आ गया, रेस्पिरेशन भी आ गया, एक्सक्रीशन भी आ गया, सब आ गया ना। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म के अलावा और कुछ करना होगा। अगर बैक्टीरियल सेल है तो डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा? मतलब डिवीजन। तो ये जितने भी कार्य हैं ये करने में वो क्या होता है? सक्षम होता है। तो बताओ, एक कोशिकीय जीव किसमें सक्षम होते हैं? एक तो वो क्या रखते हैं? अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, और एक जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। अगर ऐसा है तो वो एक कोशिका है, अगर ऐसा है तो वो एक के, और अगर ऐसा नहीं है तो वो संपूर्ण कोशिका नहीं है। अब बात ये है, कोशिका पूछ लिया जाए कि भाई ये बताओ कि जो जीवित कोशिका है उसके लिए क्या क्या आवश्यक है? जीवित कोशिका के लिए आवश्यक सबसे पहली चीज बताओ मुझे, जीवित कोशिका के लिए क्या आवश्यक है? के लिए की बजाय अपन बोल देते हैं जीवित कोशिका में। जो जीवित कोशिका होती है उस जीवित कोशिका में, जीवित कोशिका में आवश्यक सबसे पहला क्या होना चाहिए? बोलो। सेल मेम्ब्रेन। क्या होनी चाहिए? कोशिका झिल्ली नहीं है तो कोशिका जीवित कोशिका ही नहीं होगी। कोशिका झिल्ली के बिना क्या नहीं होगी? कोशिका भित्ति के बिना होगी। अरे जंतु कोशिकाएं, माइकोप्लाज्मा, बहुत सारे हैं, हाँ कि ना? पर कोशिका झिल्ली के बिना कोई कोशिका, अगर कोशिका है तो कोशिका झिल्ली का होना आवश्यक है, और वो भी जीवित कोशिका में। दूसरा बताओ, जेनेटिक मटेरियल, मतलब आनुवंशिक पदार्थ। क्या क्या आवश्यक है बताओ? डीएनए या आरएनए? दोनों में से कौन आवश्यक है? क्या कोई कोशिका, अब ध्यान से सुन के जवाब देना, डीएनए के बिना जीवित रह सकती है? बोलो, क्या कोशिका डीएनए के बिना जीवित रह सकती है? आरएनए के बिना? कोशिका आरएनए के बिना जीवित रह सकती है, हाँ या ना? नहीं। आरएनए के बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकती, डीएनए के बिना रह सकती है। कैसे रह सकती है? क्योंकि डीएनए जो है वो डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाता। प्रोटीन कौन बनाता है? आरएनए। तो आरएनए प्रोटीन बनाएगा जो उपापचय के लिए आवश्यक है। समझ रहे हो बात को? तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या जरूरी है? डीएनए तथा आरएनए। अब अगर डीएनए है तो उससे आरएनए बनता रहेगा, और फिर आरएनए से क्या बनेगा बेटा? प्रोटीन। बताओ, इसके अलावा क्या आवश्यक है? सोचो, और क्या है जो जरूरी है कि सर उसके बिना नहीं चलेगा? बिल्कुल, वो तो होना ही चाहिए। साइटोप्लाज्म, बिल्कुल। कोशिका द्रव्य, बोलो हाँ या ना? भाई उपापचयी क्रियाओं के लिए जल तो आवश्यक है ना? जल के बिना उपापचयी क्रियाएं होंगी कहां? तो साइटोप्लाज्म जरूरी है। और एक और, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन बोला? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? नहीं होता ना? तो जीवित कैसे है? तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जरूरी नहीं है। फिर राइबोसोम। क्या? आपको सोचना है प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। सबसे सरलतम प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बोलो हाँ या ना? क्या होगा उसमें? कोशिका झिल्ली होगी, अंदर द्रव्य भरा होगा, उसे क्या कहोगे? कोशिका द्रव्य। उसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए, और साथ में क्या होगा? राइबोसोम। प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है। प्रोटीन एंजाइम की भांति काम करेंगे? अरे बोलो ना। एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। एंजाइम किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन की भांति काम करेंगे ना, एंजाइम की भांति। ये सब आवश्यक है किसके लिए? ये चार चीजें अगर हैं तो जीवित है। इन चार में से एक भी हटा दिया तो जीवित नहीं है। ये चारों जीवित रहने के लिए क्या है बेटा? आवश्यक है। ये चार है, चलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल चल रही है ना? अरे बोलो हाँ कि ना?
क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होके मीजोसोम बना लेगी, याद करो, है तो कोशिका झिल्ली की इनफोल्डिंग ना वो, तो ये जीवित रहने के लिए क्या है, कोशिका में आवश्यक है। बात ये आती है, आपने ये लिख लिया, लिखो साथ साथ लिखो, ये जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक है, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और ऐसे चुपचाप मत बैठे रहा करो, क्लास में एनर्जी लगनी चाहिए। तुम ऐसे चुपचाप रहोगे क्लास में, टीचर तुम्हें एनर्जी देना बंद कर देगा। टीचर में एनर्जी तुमसे आती है। मैं पूछता हूँ कि बताओ हाँ या ना, अब तुम ऐसे देखते रहते हो तो फिर मजा नहीं आता ना, जवाब मिलना चाहिए। तुम तो सारे राजस्थान के हो, राजस्थान से बाहर के कितने बच्चे हैं? अरे भाई साहब, बिहार से कितने हैं? वो सारे बिहार से ही होंगे जो बाहर से हैं। नहीं, आप बिहार से हैं, आप बिहार से हैं। यूपी से, एमपी, राजस्थान से, ज्यादा राजस्थान के। आप कहाँ से हो? बूंदी से। इधर कौन है राजस्थान का? इधर, हाँ, बूंदी इधर, और कोटा, हाँ हाँ, 12, भवानी मंडी, सवाई माधोपुर। आप अलवर, बूंदी, टोंक, कोटा, और 12 इधर, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी। तुम भी तो राजस्थान के ही हो, एमपी के हो। और कौन है इधर? अजमेर, कोटा। बूंदी की ज्यादा है, बूंदी 12, कोटा आसपास की ज्यादा है। आगे कर दूं? लिखा नहीं सब, लिखो फटाफट, लिखो जल्दी लिखो। रॉबर्ट हुक जो हैं, इन्हें अपन कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। लिख दो, फादर ऑफ साइटोलॉजी। और यहीं पे और लिख लो, फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायो। ये अंग्रेजी चलेगी? मॉडर्न का मतलब आधुनिक, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? जॉर्ज पैलेड। कौन है बेटा? याद है ना, पैलाडे पार्टिकल्स राइबोसोम को कहा जाता है, ये जॉर्ज पैलेड। जो सवाल आया था ना, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट, अरबी क्वेश्चन आया था ना, जो फिजिको केमिकल स्टडी करते हैं, जॉर्ज पैलेट। लिख लिया? जल्दी लिखो यार, थोड़ा लिखने के लिए ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं। हटा दू?
ये लिखो फटाफट। अगर यहां एक कोशी की जगह बहु कोशी की लिख दिया जाए तो क्या गलत हो जाएगा? हाँ, नहीं होगा ना, क्योंकि एक कोशिका फिर दूसरी तीसरी चौथी ऐसे मिलकर ही तो ग्रुप बनाएंगी, तो है तो सारी कोशिका ही, तो बहु कोशिका लिखा जाए तो भी सही होगा ना। ठीक है, देखो, एक सेल जो होती है, कोशिका जो होती है, जैसे मैं ये कहूं, एक उदाहरण लेते हैं, आप लिखना मत ये बात, है ना। पेनक्रियाज जो होता है हमारा, उसमें बीटा सेल होती है जो क्या बनाती है, इंसुलिन। तो मतलब बीटा सेल का ये कार्य हो गया, ये सेल ये काम कर रही है, बोलो हाँ कि ना। तो कोई भी सेल जो कोई काम कर रही है, वो उस कोशिका में इंट्रामोलिक्यूलर इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है। नहीं समझ में आया ना? किसका रिजल्ट होता है? इंट्रा मतलब अंतरा आणविक, कोशिका के अंदर जो अणु है, कोशिका के अंदर जो अणु है, वे आपस में क्या करते हैं, अंतर क्रिया, और उसी के परिणाम स्वरूप वो कार्य होता है। देखो समझाता हूं एग्जांपल से। ये है कोशिका, और कोशिका के अंदर ये है हरित लवक। क्या है बेटा? हरित लवक में क्या होता है? अरे ऐसे मत करो, हरित लवक में क्या होता है? हरित लवक में क्या होता है? हरित लवक में क्लोरोप्लास्ट होता है। अरे क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक, हरित लवक में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, ये तो पूछ रहा हूं, क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? CO2, है ना, और H2O, रूबिस्को की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? C6H12। क्या बन गया ये? C6H12, सॉरी H12, C6H12O6। तो ये जो क्या है, ये जो बन गया, ये क्या बन गया बोलो? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बन गया, साथ में ऑक्सीजन निकलती है ना। 6 कार्बन होते हैं, 12 ये जल होते हैं। अब बताओ, क्या हरित लवक का काम है ग्लूकोज बनाना? यस और नो? अरे है ना। तो क्या ये हरित लवक में उपस्थित जो अणु है, उन अणुओं के मध्य अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ? यही तो मैं कहना चाह रहा था कि किसी भी कोशिका द्वारा जो कार्य संपन्न होता है, वो कार्य उस कोशिका के अंदर जो उपस्थित अणु है, उन अणुओं के मध्य अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। किसके परिणाम स्वरूप? तुम कहते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, कहते हो माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया किसका उत्पादन करता है? ATP का। बोलो हाँ या ना? अब अगर देखा जाए तो यह भी अंतर क्रिया का ही परिणाम है, क्योंकि देखो है क्या, ग्लूकोज कौन ने इंटरेक्ट किया, किससे? ऑक्सीजन से। किससे? टूटा तो क्या निकला? ATP, एनर्जी निकली ना ETS के थ्रू, तो है तो अंतर क्रिया का परिणाम ही।
तो कोई भी कार्य जो कोशिका में हो रहा है उस कोशिका के अंदर उपस्थित अणुओं के मध्य अंतर क्रिया का परिणाम है। समझ में आई बात? नोट लगा के लिखो। कोशिका के द्वारा किया जाने वाला कार्य उस कोशिका में उपस्थित अणुओं के मध्य अंतरक्रिया का परिणाम होता है। अंतरक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि एक तो होता है सजीव और एक होता है, लिखना मत, और एक होता है निर्जीव। क्या आप सजीव कोशिका और निर्जीव कोशिका है मान लो, तो क्या लक्षण है सजीव के? बताओ, सजीव के लक्षण बताओ। सजीव के लक्षण, वृद्धि बोलो, और उपापचय। अब ये श्वसन ववसन अलग से मत बोलना, और बोलो जनन, और चेतना, और कोशिकीय संगठन। बोलो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सभी किसके लक्षण हैं? सजीव के। इनमें से सजीव के अभिलाक्षणिक गुण कौन से हैं? अभिलाक्षणिक गुण उपापचय, चेतना, कोशिकीय संगठन। अब आप सोच रहे होंगे कि लक्षण और अभिलाक्षणिक लक्षण में क्या फर्क है? जो अभिलाक्षणिक गुण होता है, कौन सा गुण, उसकी जब हम बात करते हैं तो देखो मामला ऐसा है, अभिलाक्षणिक गुण वे गुण जो सजीव कोशिका में बिना किसी अपवाद के उपस्थित हो। क्या हो? अपवाद नहीं होना चाहिए, और किसी निर्जीव में ना हो। किसी निर्जीव में, तो ऐसे लक्षण को हम क्या कहेंगे? अभिलाक्षणिक लक्षण। प्रत्येक सजीव कोशिका में हो बिना किसी अपवाद के। बोलो हाँ या ना? क्या वृद्धि इसका लक्षण है? नहीं। वृद्धि तो मिट्टी के टीले में भी होती है। अरे हागी ना, वृद्धि तो प्लास्टिक में भी हो सकती है, रबड़ को खींच के बढ़ा सकते हो, तो बाह्य वृद्धि होती है। कौन सी वृद्धि? लेकिन आंतरिक वृद्धि, कौन सी वृद्धि? जो अंदर से कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से होती है, वो सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण है। वो सभी सजीवों में होती है और बिना किसी अपवाद के होती है। उपापचय सजीवों का सबसे महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक गुण है। उसके बाद आता है कोशिकीय संगठन। मतलब कोशिका से भी ज्यादा जरूरी क्या है? क्योंकि उपापचय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही कोशिका का निर्माण होगा। मैं कहूं कि ये कोशिका है और ये उपापचय है, तो इन दोनों में से क्या जरूरी है? बोलो उपापचय। क्यों? इसके बिना तो यही नहीं बनेगी ना भाई। कोशिका बनेगी कैसे? उपापचय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनेगी ना, तभी तो आप उसे कोशिका कह पाओगे, नहीं तो बनेगी नहीं। तो इसलिए ज्यादा जरूरी लक्षण कौन सा है? उपापचय लक्षण। उपापचय लक्षण के बाद जैसे लिखा हुआ है जनन, तो जनन जीवों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। क्यों नहीं है? अपवाद है। कुछ नर होते हैं जो जनन नहीं कर पाते, कुछ मादाएं होती हैं जो जनन नहीं कर पाते। जैसे खच्चर सजीव है या नहीं है? पर जनन सजीव होते हुए भी अपवाद है। तो इसलिए
जनन को जीवों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं माना गया है। क्योंकि क्यों नहीं माना गया बोलो? क्योंकि सजीवों में, क्या जनन निर्जीवों में पाया जाता है? अरे बोलो, क्या जनन निर्जीवों में पाया जाता है? नहीं, केवल सजीवों में। पर क्या सभी सजीवों में? नहीं। तो इसलिए अपवाद हो गया। चेतना तो बिल्कुल होगा, कोई भी जीव हो उसमें चेतना तो होगी, व्यक्ति भी रेस्पॉन्स तो करता है एनवायरमेंट के खिलाफ। और उसके बाद क्या आता है बेटा? कोशिकीय संगठन। तो ये सजीवों के क्या होते हैं? लक्षण। और लक्षण में से हमने क्या निकाले? अभिलाक्षणिक गुण। आपको केवल क्या याद रखने अभी के लिए? अभिलाक्षणिक गुण। जब आप लिविंग वर्ल्ड पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? पहला चैप्टर है ना, तब उसके अंदर आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। तो हेडिंग लिखो, अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण। लिखो वे गुण जो सभी सजीवों में बिना किसी अपवाद के, सभी सजीवों में बिना किसी अपवाद के उपस्थित होते हैं तथा किसी निर्जीव में नहीं पाए जाते, किसी निर्जीव में नहीं पाए जाते। जैसे, पहला लिखो, जैसे पहला लिखो उपापचय। उपापचय। दूसरा कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन। तीसरा आंतरिक वृद्धि। आंतरिक वृद्धि। चौथा चेतना। एक छोटा सा सवाल, क्या एक कोशिकीय जीव वृद्धि दर्शाते हैं? एक कोशिकीय जीव क्या वृद्धि दर्शाते हैं? यस। जब ये कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित होगी तो कोशिका का आकार घटेगा कि नहीं घटेगा? अरे बोलो। अब इसके अंदर इसका प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा, जीव दर में बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तब इसके आकार में क्या होगी? वृद्धि। याद है ना? तो सेल के अंदर ग्रोथ तो होती है प्रोटोप्लाज्म बढ़ने से। तो ऐसा नहीं कि यूनिसेलुलर जो होते हैं वो वृद्धि नहीं दर्शाते, वो भी वृद्धि दर्शाते हैं। अब इसके बाद जैसा कि आप देखते हो कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं? ससीम केंद्र की कोशिकाएं, क्या वो सभी आइडेंटिकल होती है? आइडेंटिकल मतलब, आइडेंटिकल का मतलब समझते हो क्या? एक जैसा। समान का, सिमिलर का मतलब मिलता जुलता। आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्टली सिमिलर, कोई भी अंतर ना हो। सिमिलर मतलब समान, तो कोई छोटे मोटे अंतर पाए जा सके। तो क्या जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं आइडेंटिकल होती हैं? सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या आइडेंटिकल होती हैं? बोलो। आपके अंदर जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं वो सारी एक जैसी हैं? आरबीसी डब्ल्यूबीसी एक जैसी है क्या? आरबीसी का आकार कैसा होता है? बाइकॉनकेव, है ना? और डब्ल्यूबीसी का अमीबोइड शेप। तो दोनों का आकार क्या हो गया? अलग अलग। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं आइडेंटिकल, वो देखो संरचना भी समान नहीं है और काम भी समान नहीं है, दोनों ही बातें अलग अलग है। अरे हाँ कि ना? तो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो आइडेंटिकल नहीं होती। क्या नहीं होती? लिखेंगे, सभी ससीम केंद्र की कोशिकाएं,
ससीम केंद्र की कोशिकाएं, यूकैरियोटिक सेल, सभी ससीम केंद्र की कोशिकाएं आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, इसका हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है, नहीं होती। आइडेंटिकल नहीं होती। कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती हैं, आया ना? बोलो क्यों? विभिन्न कार्य संपन्न करने के लिए। कोशिका का आकार निर्भर करेगा या कोशिका की आकृति निर्भर करेगी उसको मिलने वाले कार्य पे। किस पे निर्भर करेगी? कि उस कोशिका को करना क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका आकार और आकृति कैसी होगी। जैसे जो नर्व सेल है, कौन सी सेल, उसका क्या काम होता है? अरे नर्व सेल का क्या काम होता है? एक जगह से, जैसे आपने किसी वस्तु को छुआ तो उस इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तो यहां से कहां तक? ब्रेन तक। तो जल्दी पहुंचाना, इसलिए वो लंबी होती है। अरे हाँ कि ना? डब्ल्यूबीसी कैसी होती है? डब्ल्यूबीसी अमीबोइड शेप की। क्यों? ये देखो, ये कुछ आया, आया ना, थोड़ी देर बाद इसे अंदर करके खा जाएगी, फैगोसाइटोसिस। क्या बेटा? आरबीसी कैसी होती है भाई? एक तो सतही क्षेत्रफल बढ़ता है और एक मूवमेंट आसान हो जाती है। अरे हाँ या ना? तो हर सेल का जो शेप होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? उसके काम के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है? तो नेक्स्ट लाइन से लिखो, कोशिकाएं, कोशिकाएं विभिन्न आकृति की होती है। कोशिकाएं विभिन्न आकृति की होती हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखो, कोशिका की आकृति, कोशिका की आकृति उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले, उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य पर निर्भर करती है, कार्य पर निर्भर करती है। अब इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में बात करें तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है स्लीडन। क्या नाम है बेटा? मैथाइयस स्लीडन। स्लीडन जो है 1838 में, कब आते हैं बेटा? और ये जर्मन बोटेनिस्ट हैं, जर्मन बोटेनिस्ट है। तो बोटेनिस्ट है तो किस पे काम करेगा? बोटेनिस्ट अपने प्रयोग किस पे करेगा? जंतुओं पे, पादपों पे, है ना? तो इन्होंने, स्लीडन हिंदी में लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा, स्लीडन ने विभिन्न पादपों पर प्रयोग किए, पादपों पर कार्य किया, विभिन्न पादपों पर कार्य किया। क्या निष्कर्ष निकाला? स्लीडन ने क्या निष्कर्ष निकाला? निष्कर्ष यह निकला कि पादप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। क्या बोला उन्होंने? पादप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से
से मिलकर बने होते हैं। बने होते हैं। ये किसका कंक्लूजन है बेटा? स्लीडन का। उन्होंने कहा कि पादप जो है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये कोशिकाएं उत्तक बनाती है। अब अगला साइंटिस्ट आया, बोलो कौन? स्वान। स्वान और स्लीडन अलग अलग काम कर रहे थे। इसी समय की बात है, लगभग 1838-39 की। 38-39 ऐसे लिख देना। ये भी जर्मनी से ही थे, जर्मन जूलॉजिस्ट। एनसीईआरटी में ब्रिटिश लिखा है, काट के जर्मन कर देना। नई एनसीईआरटी में करेक्शन हो चुका है। ये जर्मन जूलॉजिस्ट है। क्या है बेटा? ये जर्मन जूलॉजिस्ट है। तो ये किस पे काम करेंगे? जंतुओं पे। किस पे काम करेंगे? तो इन्होंने कहा कि जंतु कोशिकाओं में एक पतली झिल्ली पाई जाती है, एक पतला आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक पतला आवरण, थिन लेयर। क्या पाई जाती है? एक। और उसी थिन लेयर को आज हम किस नाम से जानते हैं? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के नाम से। किस नाम से? तो बताओ, कोशिका झिल्ली के बारे में किसने बताया? नहीं, कोशिका झिल्ली के बारे में स्वान ने नहीं बताया। उसको नहीं पता था कि ये कोशिका झिल्ली है। उसने केवल क्या कहा कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका के बाहर क्या पाई जाती है? एक पतली परत पाई जाती है। बस इतना ही बताया, इससे ज्यादा जानकारी उन्होंने नहीं दी। तो कोशिका झिल्ली की खोज उन्होंने नहीं हुई। अरे समझे कि नहीं समझे? तो उन्होंने क्या बताया कि जंतु कोशिकाओं में कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत पाई जाती है। पतली परत पाई जाती है। इसी पतली परत को आज किस नाम से जानते हैं? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। तो यहां लिख रहा हूं, प्लाज्मा झिल्ली। आज प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। फिर उन्होंने बताया कि कोशिका भित्ति पादपों का लक्षण है। किसका लक्षण है? पादपों का। इसका मतलब इन्होंने किसका अध्ययन किया था? दोनों का। इधर देखो बोर्ड पे एक बार। इन्होंने जब पादप कोशिकाओं को देखा तो उन्होंने देखा कि पादपों में तो सेल वॉल है पर एनिमल में नहीं है। उसके बेसिस पे उन्होंने क्या कहा कि ये जो कोशिका भित्ति है ये किसका लक्षण है? पादपों का, क्योंकि ये जंतुओं में नहीं था। इसलिए इन्होंने क्या कह दिया कि ये किसमें पाई जाती है? केवल पादपों में। इन्होंने कहा कि जंतु विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से बने होते हैं। उनके उत्पादों से बने होते हैं। कोशिका के उत्पादों की बात हो रही है। जरा उदाहरण स्वरूप बताओ, कोशिका का कौन सा उत्पाद होगा जो जंतु या पादप बनाएगा? कोई उत्पाद बताओ। उत्तक कोशिका का उत्पाद थोड़ी हो, खड़ी जा बताओ। कोशिका का उत्पाद नहीं। तुम्हारा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। यहां पर ये क्या है? मांसपेशी आया ना? अरे मसल है ना? किससे बनी हुई है? जोर से बोल। मसल में क्या ज्यादा होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट? क्या?
गजब कर रही, मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, पढ़ा था ना, तू सोच क्या रही है, बैठ जा। हमारे शरीर में ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन। अरे हाँ या ना, तो ये प्रोटीन कहां से आता है, कोशिका, कोशिका बनाती है ना यार। भाई डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन कोशिका का उत्पाद हुआ कि नहीं हुआ। कार्बोहाइड्रेट, अरे सेलुलोज, तो सेलुलोज पाया जाता क्या पादपों में। अरे कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो ये कोशिका के उत्पाद है। क्या है ये, तो कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर पादप और जंतु का क्या होता है, निर्माण। तो इन्होंने कहा यार दोनों की बातें एक जैसी हैं, दोनों की बातें क्या है, तो दोनों को मिलाकर क्या कहा गया, सेल थ्योरी। क्या कहा गया, ये लिख दो फिर लिखवाता हूं। एक बतौर क्लास में मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित रहेगा। वर्जित मतलब वर्जित, वर्जित समझते हो ना। मैं केवल अपनी क्लास की बात कर रहा हूं, और कोशिश ये करें कि दूसरों की क्लास में भी वर्जित ही रहे। अगर आपको जरूरी कॉल आ रहा है तो क्लास से बाहर जाके, जैसे मैंने बताया ना, क्लास में आने और जाने के लिए परमिशन नहीं लेनी है। आपको लग रहा है कि घर से फोन आ रहा है, अभी उठाना ही पड़ेगा, मेरे बिना तो दुनिया इधर उधर हो जाएगी, तो बाहर जाओ और बाहर जाके बात करके वापस अंदर आ जाओ। क्लास में अगर मोबाइल का यूज किया तो फिर वो मोबाइल आपके पास नहीं रहेगा, वो आपके सामने यहीं चकनाचूर कर दिया जाएगा, फोड़ दूंगा मैं यहीं क्लास में दीवार पे मार के। पुराने बच्चे मुझे जानते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, है ना। तो तुम भी समझ लो कि मैं डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा करना नहीं है बिल्कुल भी। सच में फोड़ दूंगा मतलब फोड़ दूंगा मैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल मोबाइल यूज नहीं करना है। मेरी क्लास में सबसे पहली चीज है डिसिप्लिन, अनुशासन, और वो तुम्हें बनाए रखने होगा, मजबूरी है तुम्हारी, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं तोड़ने दूंगा अनुशासन, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले जो तुमसे बदमाश होते हैं उनको भी नहीं तोड़ने देता मैं, तो अनुशासन बनाए रखने होगा, सबसे पहली चीज है ना। बातें नहीं करनी है मतलब, और ऐसे कोई सीधी कमर करके बैठना और ऐसा नहीं है, बातें नहीं करनी आपस में, है ना, अनावश्यक। आवश्यक हो तो कर सकते हो, हटा दो इसको। देखो, अब आती है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, सेल थ्योरी किसने दी बताओ, स्लीडन तथा स्वान, ये आएगा ना, स्लीडन तथा स्वान, इन्होंने क्या दी, सेल थ्योरी। स्लीडन तथा स्वान क्या कहती है सेल थ्योरी, सभी जीव विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं, कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से बने होते हैं, उनके उत्पादों से बने होते हैं। ये सेल थ्योरी है। आती कहां से नई कोशिकाएं, तो एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने ओमनिस सेलुला इस सेलुला सिद्धांत दिया। कब आए थे ये, 1855 में। कब आए, 1855 में। इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये नीट में आ भी चुका है,
ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है बोलो? नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं में विभाजन से होती है। बोलो हाँ या ना? तो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं में विभाजन से होता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल में डिवीजन से होगा नई सेल का निर्माण। अगर हम बात करें, देखो बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करेंगे। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई? तो एक शब्द लिखा जाता है बच्चों, बोर्ड पे ध्यान देंगे। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई? तो लिखा हुआ मिलेगा डी नोवो। क्या लिखा हुआ मिलेगा? अब इसका मतलब क्या होता है? डी नोवो का अर्थ अपने आप। डी नोवो का मतलब क्या होता है? पहली कोशिका तुमने बनाई? अरे तुम तो थे ही नहीं, मैं भी नहीं था, कोई नहीं था, तो इसका मतलब अपने आप ही बनी समुद्री जल में। अरे पढ़ते हो ना ओपरिन और हेल्डिन का सिद्धांत? तो पहली कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई बोलो? अपने आप, अपने आप बनी वो सेल। केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आप पढ़ते हो ना? पहले केमिकल फिर बायोलॉजिकल, पहले कोजरवेट, प्रोबायोन, डिओबायोन पढ़े होंगे ना ये। तो उस तरीके से सबसे पहली कोशिका जो बनी वो कैसे बनी? अपने आप। अब हिंदी में तो अपने आप लिखा हुआ आएगा, पर अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ आएगा? डी नोवो। तो डी नोवो का अर्थ तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है? अपने। अब विर्चो ने कहा नई कोशिकाओं का निर्माण किसमें होता है? पुरानी कोशिकाओं में विभाजन से। किसमें? पुरानी कोशिकाओं में विभाजन से। और इसका मतलब यही होता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है? कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं में विभाजन से होती है। समझ के बात को? लिख दो। पेपर नीट का कैसा आएगा इनके लिए तुम्हें अभी से बिल्कुल नहीं सोचना है। जो पुराने बच्चे हैं स्पेशली वो, तुम्हें पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। तुम विश्वास रखो कि इस बार तुम जो पढ़ के जाओगे तो चाहे वो कैसा भी पेपर आ जाए तुम करके आओगे। तो तुम्हें पैनिक होना नहीं होना है। डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जाएगा लेकिन धीरे धीरे। एकदम से बढ़ाएंगे तो तुम हथियार गिरा दोगे कि ये क्या कर दिया सर एकदम से ही। मेरी बात समझ रहे हो ना? इसीलिए मैंने सेल शुरू की है, जेनेटिक्स नहीं शुरू की। अरे समझ रहे हो क्या? नहीं तो मैं जेनेटिक्स शुरू करता हूँ, जेनेटिक्स शुरू करते ही अगर मैं उस लेवल पे चला जाता तो तुम फैल जाते कि पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। इसलिए मैंने पहले क्या शुरू की? सेल। ताकि तुम धीरे 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 मुझे जानने पहचानने लगोगे, फिर मैं तुम्हें जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा। समझ के बात को? तो इसके अकॉर्डिंग चलना ना, इसलिए आसान से शुरुआत करेंगे। हटा दो इसको, लिख लिया सबने? अब इसी को शामिल कर दिया गया, दोनों बातों को मिलाकर मॉडर्न सेल थ्योरी दी गई। मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी। आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? एक तो ये लाइन लिख देना जिसपे मैंने स्टार लगाया है। क्या? सभी जीव विभिन्न प्रकार की कोशिका तथा उनके उत्पादों से
और एक ये नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं में विभाजन से होती है। मतलब जो विर्चो का स्टेटमेंट था, किसका स्टेटमेंट, उसको शामिल कर लिया गया किसमें, कोशिका सिद्धांत में। तो ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत है। तो मॉडर्न सेल थ्योरी जो है वो क्या कहती है, ये दोनों स्टेटमेंट लिख दो। पहला लिखो, सभी जीव विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से बने होते हैं। साइलेंट रखा कर बेटा फोन को। अरे हवा चल रही है, कुछ नहीं है। डर रहा है, पता नहीं कैसी आवाज आ रही है। हॉस्टल में खिड़की अच्छे से बंद करके सोया करो, रात को ऐसी आवाज आ गई ना। खाना भी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कम खाना, खाना कम खाया करो, पानी ज्यादा पिया करो, पानी की बोतल रखा करो साथ में, पानी ज्यादा पिया करो अभी, और खाना कम खाया करो। खाना अभी ज्यादा खाओगे है ना तो बीमार पड़ जाओगे। और जो बच्चे अभी आए हैं कोटा, वो धीरे धीरे वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, है ना। अच्छा कर दे, उठा ले या तो क्या है जो भी है। कंपनी वाले फोन कर रहे हैं क्या, तो घर वाले। ऐसा क्या है कि मैं भी 2007 में कोटा पढ़ने आया था। तब एक बार जब बाहर से आते हैं तो यहाँ थोड़ा लगता है, अभी जैसे बच्चों की संख्या कम है, धीरे धीरे तुम देखोगे तो बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। तुम्हें कई बार तो ऐसा लगेगा कि कहाँ फंसा दिया घर वालों ने। यहाँ इतने सारे, फिर पढ़ाएंगे धीरे धीरे। अभी जैसे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब स्कूल का टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन जब मैं अपने वाले पे आऊंगा तब तुम्हें लगेगा कि यार ये क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है ना। तो धीरे धीरे वो स्तर बढ़ाएंगे एकदम से तुम, ताकि पैनिक ना हो जाओ तुम, है ना। इसलिए धीरे धीरे आराम से करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है ना। टीचर से डाउट पूछते रहना है, कनेक्टिविटी बनानी रहनी है आपको। उससे पता क्या होता है, उससे होता ये है कि हमारा ध्यान रहता है उस पर, कि यार ये बच्चा सवाल पूछता है, ये पढ़ने के लिए इच्छुक है, कि ये पढ़ना चाहता है ना। तो उस पर हमारा भी ध्यान जाता है, ये पढ़ना चाहता है, तो हमारा मन करता है कि यार मैं इसको पढ़ाऊं। मेरी बात समझ पा रहे हो। कोई भी चीज नहीं आती है, कोई भी टॉपिक छूट जाता है, तो पहले लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख सकते हो। रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है तो उस टीचर को डाउट काउंटर पे मिलो और उससे पूछो कि सर कब मिलोगे, ये रह गया था मुझे पढ़ना है। तो आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये कष्ट आपको करना होगा। मैं आपके पास नहीं आऊंगा कि बता बेटा आपका क्या रह गया, आपको मेरे पास आना होगा। और तुम्हारी एक एक रिपोर्ट तुम्हारे घर पे जाएगी, मैं पहले बता देता हूं। तुमने किसी भी दिन एक क्लास छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारे घर वालों को तुमसे पहले पता चलेगा। वो क्लास खत्म होने से पहले तुम्हारे घर वालों का तुम्हारे पास फोन आ जाएगा कि तुम क्लास में क्यों नहीं हो। ये इस लेवल का एग्जाम तभी क्रैक किया जा सकता है, इसीलिए हम 50% फीस रिफंड की गारंटी दे रहे हैं। कि अगर तुम हमारा कहना मानोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिलेक्शन ना हो, चाहे तुम कितने ही कमजोर हो, कितने भी कमजोर हो, फिर भी 500 नंबर आएंगे, 40-50 तुम अपनी तरफ से ले आना, सिलेक्शन हो जाएगा। 500 नंबर की गारंटी हम दे रहे हैं। कुछ तो प्लान किया होगा हमने, कोई और दे रहा है कोटा में या पूरे इंडिया में, कोई नहीं दे रहा ना। हम दे रहे हैं तो कुछ तो सोचा होगा हमने, है ना। वो धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि यार इन्होंने बहुत अच्छा सोचा है। तुम्हें परेशानियां बहुत आएंगी, ये मैं पहले बता देता हूं। पहले टेस्ट में जो आएगा, फिर उसके बाद दूसरे टेस्ट में जो आएगा, जो दूसरे में आएगा वो पहले टेस्ट में जो आया था वो दूसरे में भी आएगा। फिर जो तीसरा टेस्ट होगा उसमें पहला और दूसरा दोनों आएंगे। चौथा टेस्ट होगा उसमें तीनों आएंगे। तो रिवीजन तभी तो करोगे तुम, ऐसे थोड़ी रिवीजन करोगे। तुमसे पिछले साल हम क्या कहते थे बार बार, जो रिवीजन करो, पर तुम नहीं करते थे, है ना। रिवीजन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो रिवीजन तुम्हें हम करवाएंगे। उससे क्या होगा, फिर तुम कहोगे कि सर सिलेबस ज्यादा हो रहा है, ये कहोगे ना, क्या टेस्ट में इतना सारा आ रहा है सर, कैसे कवर करें। जितना हो सकता है उतना करो। 720 में से 720 नहीं लाने हैं, समझ पा रहे हो बात को। और उससे डिफिकल्टी लेवल अलग लेवल का रहेगा, एक तो इतना सिलेबस, एक डिफिकल्टी लेवल। तो अगर तुमने पूरी साल ऐसे तैयारी की तो
मतलब बचेगा ही क्या आखिर? तब तक सिलेबस करोगे तब तक 10 बार 15 बार रिवीजन हो चुका होगा। ये हमारा मोटिव है। जिस दिन हमारे माइनर खत्म हो उस दिन तुम्हारा 10 बार रिवीजन हो चुके, जो तुमने पीछे पढ़ा था वो अब छूटे ही ना कभी। तो फिर कैसे, कुछ बचेगा ही नहीं। और सबसे बड़ी समस्या यही होती है, तुम जानते हो अच्छी तरह, कि जिस दिन सिलेबस खत्म होता है ये समझ में नहीं आता शुरू कहां से करूं अब। रिवीजन नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन ही होता है, स्पेसिफिकली बायोलॉजी में। नहीं हुआ था ना लास्ट ईयर रिवीजन पूरा? तुम्हारा भी नहीं हुआ था, तुम्हारा भी नहीं हुआ था। तो यही कारण होता है सिलेक्शन ना होने का। रिवीजन करना ही इंपॉर्टेंट है। तो इस बार हम करवाएंगे साथ साथ, है ना? तो टेस्ट में नंबर कम आए, कुछ नहीं करना है, केवल सिंपल तरीके से तुम्हें वो करना है जो टीचर कहता है, जो सिस्टम अनअकैडमी आपसे कह रहा है वो आप करते रहो, डॉक्टर बन के ही जाओगे, है ना? और जो हौसला अभी लेके आए हो उसे बनाए रखो, सबसे बड़ी बात ये। वो मत टूटे, कभी टूटे तो हमारे पास आ जाना। कभी तुम्हें ऐसे लगे कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, कोई भी चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो हमारे पास आ जाना। शायद हो सकता है कि हौसला लौट जाए, या फिर पुरानी पिछले साल को याद करना तो लौट जाएगा, जिन्होंने पिछले साल तैयारी की थी। समझ गए मेरी बात? है ना? तो ऐसे करके धीरे धीरे करके अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये सेल थ्योरी तक आपको घर जाके पढ़ना है। कल जैसे ही अपन मंडे को जैसे ही क्लास होगी तो मैं इस पे ही आपको 5 क्वेश्चन लिखवाऊंगा। और वो आपसे नहीं होंगे, वो मैं पहले बता रहा हूं आपको। कल संडे है ना, संडे को क्लास नहीं होती है, ठीक है? संडे को नहीं होगी क्लास। संडे को टीचर भी डाउट काउंटर पे नहीं मिलेंगे। एक दिन तो चाहिए ना हमें भी। हाँ, संडे को टीचर भी नहीं मिलेंगे डाउट काउंटर, बाकी टाइम रहेंगे। तो देखो, टेलीग्राम चैनल, 1 मिनट, टेलीग्राम चैनल जो टाइम टेबल जिस पे आता है वो सबने ज्वाइन कर लिया? तो वो करो बेटा, आपको अपडेट उसी पे मिलेगा, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, कब क्लास है, कौन से रूम में क्लास है। कभी रूम नंबर चेंज हो जाएगा, कभी मान लो मेरी पहली क्लास है, तो किसी को मान लो पहली क्लास की दूसरे को जरूरत है कि उसको जल्दी निकलना, तो वो पहली ले लेगा, मैं उसकी जगह दूसरी ले लूंगा। समझ रहे हो? तो ये चेंजेस आपको वहीं देखने को मिलेंगे, इसलिए उस चैनल पे आप जरूर जुड़े जहां भी शेड्यूल आता है। समझ गए बात को? बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू बेटा। मॉड्यूल नहीं मिले? मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, अभी मैं बात करता हूँ।